हम लोगों ने कर दिया। तो जितना एग्जिस्टिंग ऑफिसेज उसमें भी जगह निकाल कर उसको बनाइए और जो नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसको बनाएंगे। अरे जो जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए बाहर पालना घर वगैरह की तो बात हो चुकी है। सर मैं बता सर इसमें इनके सुझाव में सर दो इशू है सर। जैसा एक कॉमन रूम है, एक पालना घर का इशू है सर। कॉमन रूम तो सर बहुत ही आवश्यक है। मैंने भी पूरा सचिवालय में घूम के देखा है। महिला कर्मियों को लंच के समय में भी सर काफ़ी दिक्कत होती है। उन लोगों को बैठ करके लंच करने का भी कहीं भी एक जगह नहीं मिल पाता है। ये सही बात है सर। उसके साथ एक टॉयलेट रहने से बहुत अच्छा होगा सर। और जो अभी जो एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स हैं सर उसके भी रिपेयर्स की ज़रूरत है। पानी बह जाता है, पाइप्स लीक होता है, या रूम ये डोर जो है वो लगता नहीं है। किसी एक महिला डोर के पास रहती है तो एक महिला अंदर जाती है। ऐसी भी स्थितियाँ हैं सर। मैंने पूरा घूम के देखा है सर सचिवालय में। तो ये इशू है सर। ये भवन निर्माण विभाग सचिव महोदय से भी मैंने बात किया अभी, तो उन्होंने भी बोला कि इसको ठीक करेंगे। उसमें सर एक सुझाव और मेरा ये है कि अभी सर जो विकास भवन है नया सचिवालय, उसमें सर विभिन्न विभाग हैं। तो विभिन्न विभागों के जो पदाधिकारी कर्मीगण सर वो डिफरेंट फ्लोर्स में बैठते हैं और डिफरेंट जगह बैठते हैं। उससे सर एक व्यवस्थित ढंग से काम करने में भी दिक्कत होती है और उससे सर काफ़ी परेशानी भी बढ़ती है। ऊपर नीचे बुलाना पड़ता है। और सर मेरा फिशरीज डायरेक्टरेट तो बहुत ही दूर में है सर, वहाँ पे कबूतर खाना में है, उनको भी इधर लाना मतलब वो दूसरा इशू है सर। मैं ये कह रही हूँ सर, अगर अभी सर डिफरेंट बहुत सारे बिल्डिंग्स बन गए हैं तो एक दिन बैठ के सर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हम सब लोग बैठ जाते हैं और इसको हर एक विभाग को पहले व्यवस्थित करते हैं। महिला कर्मी कितने हैं वो सभी सर मैं चिट्ठी लिख रहे हैं सर। आज ही मैं चिट्ठी भी भेज रही हूँ सभी प्रधान सचिवों को कि अपने अपने विभाग में कितने महिला कर्मी हैं वो संख्या हमको बता दें, ताकि उनको एक कॉमन रूम की व्यवस्था फिर भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। दूसरा इशू सर क्रेश के बारे में, पालना घर के बारे में सर। ये 2008 में सर मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंदर सर पालना घर का भी परिकल्पना की गई थी और हम लोगों ने कुछ पहल भी किया था उस समय। लेकिन सर उस समय इतना डिमांड नहीं था तो वो कहीं भी सर 10 बच्चे भी नहीं मिल पा रहे थे करने के लिए। मतलब ऐसा इतना महिला कर्मी हो जिनके पास उस विभाग में कम से कम 10 बच्चे जो 6 मंथ्स से लेके 5 साल के अंदर बच्चे हो तो उनके लिए सर चलाया जा सकता है। तो उसमें उस समय सर ज़्यादा देखिए 35% रिजर्वेशन हुआ अभी हो गया सर। और अब जो भी एक सिलेक्शन होगा तो जैसे पुलिस स्टेशन का किया उनका पहले दिया रिजर्वेशन और फर्स्ट बैच आ गया तो हमने कहा कि सवाल ही नहीं, सबसे पहला काम तो लास्ट ईयर टारगेट बनाया गया और हो गया। तो मेरे हिसाब से अब इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। ये सेंट्रलाइज के बजाय डिसेंट्रलाइज भी करेंगे। लोकल उनको दीजिए। अब ब्लॉक ऑफिस है, अंचल कार्यालय है तो BDO और CO को कहिए कि वहाँ बनाए। सब डिवीजन ऑफिस है वहाँ उसको कहिए बनाए। कलेक्ट्रेट है DM को कहिए बनाए। यानी यहीं से कोई जरूरी नहीं है कि बाजाबता कोई कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उसको करें। आप सीधे वहाँ दीजिए और डिसेंट्रलाइज ढंग से सब जगह हुआ। उनको एक जिम्मेवारी दीजिए कि वो ये काम कर दें। कम से कम एक कॉमन रूम जगह तो निकाल लेंगे ना, उसको रीअरेंज कर लेंगे। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में तो हर सूरत हाल में रीअरेंज करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर ये तो वहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स को जगह मिलने वाली है। तो जो नया स्ट्रक्चर बना है उसमें तो अभी से ही आप तुरंत कर दीजिए। पुराना में तुम कियो ना, जितने सब टॉयलेट्स थे उन सबको अलग कराए हैं, सब बना है, रिपेयर वगैरह किया गया सर। लेकिन कॉमन रूम के लिए और कॉमन रूम कमरे आइडेंटिफाई कर देते हैं। नहीं वो करना पड़ेगा और कॉमन रूम जहाँ बनाइए उसके साथ अटैच टॉयलेट जरूर होना चाहिए, वरना कॉमन रूम का कोई मतलब नहीं। और सर सभी कलेक्ट्रेट में, सिविल कोर्ट्स में इसमें स्पेसिफिक हम लोगों ने इस साल में करवाया है। बच्चों के लिए जो पालना घर की बात है, हमारे एम्प्लॉइज होंगे, ये 2008 में ही ये पॉलिसी की है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी तो करना पड़ेगा सर। उसमें सर एक स्मॉल इशू से बच्चा मिला या नहीं मिला, अगर वो स्ट्रक्चर बना रहता तो आज काम आता। सर मैं छोटा सा समस्या आई थी सर, उसके लिए बताना चाहूँगी सर। उसका सर यूनिट कॉस्ट 2008 में सर निर्धारित किया गया था 42,000 पर एनम, प्रति वर्ष सर 42,000 रुपीज़ था। उसमें सर बहुत मतलब बिल्कुल वो नहीं चल सकता है सर, उसको रिवाइज करने की जरूरत है सर। अगर मैं सर अनुमोदन सर
मैटरनिटी ठीक है, तो बेनिफिट एक्ट जो है वो अभी 1 अप्रैल से जो लागू हुआ है उसका पूरा कैसे किया जाना चाहिए पूरी तरह से नहीं ठीक है, तो किसी के सलाह की जरूरत नहीं है, सब चीज ओरिजिनल होता है। नहीं सर, ये बहुत अच्छा होगा सर, बहुत सुझाव मतलब ठीक था। बाहर निकल विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है। महिला केंद्रित क्षेत्रों के साथ ही पुरुष प्रधान क्षेत्रों एवं कार्यस्थलों में बेहतरीन कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की बेटियों को आगे बढ़ने के लिए अनेकों प्रयास किए गए। मेरा सुझाव बिहार की बेटियों को और भी सशक्त बनाने से संबंधित और मेरे पिछले अनुभव से जुड़ा है। मुझे सैन्य बल की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर मिला था। विभिन्न राज्यों से आई प्रतिभावान एवं साहसी लड़कियों के बीच वहाँ कुछ बिहारी युवतियाँ हैं, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट और जीडी जो कि अंग्रेजी भाषा में था, उनमें कमी होने की वजह से उनका पहले पड़ाव में ही चयन नहीं हो पाया। इस कमी की वजह से उन युवतियों में आत्मविश्वास की भी कमी देखने को मिली। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगी कि बिहार की युवतियों को अंग्रेजी भाषा का बेसिक ज्ञान दिया जाए, क्योंकि यह बात हम झुठला नहीं सकते कि हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी हमारी एक दूसरी महत्वपूर्ण भाषा बन गई है, जिसका प्रयोग करना आना हम युवा पीढ़ी के लिए बहुत अनिवार्य है। एक बात और करना चाहूँगी कि बिहार की महिलाओं के बीच सैन्य बल में भाग लेने की जागरूकता कम है। इसलिए एक गुजारिश है आपसे कि सैन्य बल जैसे गौरवान्वित क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए युवा महिलाओं को जागृत किया जाए और उन्हें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कौशल संभाल, ऑफिसर लाइफ क्वालिटी की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए, ताकि इस राज्य की युवा महिलाएं इस क्षेत्र के साथ साथ हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएं और इस गौरवान्वित इतिहास वाले राज्य का नाम और रोशन करें। हम लोग तो कुशल युवा कार्यक्रम चला रहे हैं हर ब्लॉक में, इसमें कंप्यूटर और ये आपका संवाद कौशल, व्यवहार कौशल सब के लिए इंतजाम किया है। लोगों की इच्छा से योगदान, और यहाँ तो आना ही पड़ेगा। पुलिस में ही 35% का रिजर्वेशन हो गया है, तो आप ही रहिए। और आपने क्या की बात कर रहे हैं सर, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी, बट बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे ऐसी थी जो कि स्क्रीनिंग भी नहीं कर पाई थी, और वो क्योंकि वो जीडी अभी शुरू किया सरकार ने संवाद। हम लोग चाहते हैं अब बिहारी बच्चा कम से कम अंग्रेजी, कंप्यूटर और अच्छा व्यवहार, 3 चीज जरूर है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, किसी भी चीज़ आप इसको प्रेजेंट करने के लिए भी। सिर्फ यहाँ में जहाँ फंक्शनल बता दीजिए, एक बार देख लेंगे फिर। हाँ सर, अभी टोटल हम लोगों का यहाँ पर पटना के पटना में है सर काफ़ी सर, उसकी लिस्ट हम लोगों के सर वेबसाइट पे है सर। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक सर्च करेंगे तो वहाँ का पटना में रहती है की है, तो बख्तियारपुर, पसवान सर कहीं अगर चल रहा हो जी सर, एक बार देख लीजिए। सर एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फैमिलीज होती है लड़कियों की, वो लड़कियों को खासतौर से आम तौर से भेजना नहीं चाहती है। मतलब वो थोड़ा झिझकती हैं कि क्योंकि वो बहुत भागदौड़ वाला काम होता है। इसलिए मैं चाहूँगी सिर्फ लड़कियों को नहीं, उनकी फैमिली को भी इन चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाए कि फोर्सेस बुरी नहीं होती है। इस बात को पहले पुलिस आने लगेगी तब जाएगी यार। बेसिकली आर्मी वाले का काम नहीं, उसके लिए काफी बजट भी रहता है उसको, लोग करिए आर्मी वाले का काफी बजट सीसी का काम है कि जाके लोगों को ये अभी वो होर्डिंग लगा देता है सब। ठीक, थैंक यू सर। क्षेत्रों में नौकरी की तलाश करना शुरू करती है तो उनमें से अधिकांशता इस प्रयास में असफल होती है या काफ़ी मुश्किलों का सामना करती है। इसका मुख्य कारण अंग्रेजी भाषा पर पकड़ ना होना है। यदि सरकारी क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के अधीनस्थ नौकरियों की बात करें तो उनमें बैंकिंग क्षेत्र, सिविल सेवा इत्यादि आते हैं। उनके चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा भी शामिल होती है, जिसमें एक खंड अंग्रेजी भाषा का भी होता है। चयन हेतु इस खंड में चयन समिति द्वारा निर्धारित परिणाम प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि हम बिहार की वैसी छात्राओं की परीक्षा परिणाम देखें जो सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ती है, उनमें से अधिकांशता छात्राएं इस खंड में अनुत्तीर्ण होती है। परिणाम स्वरूप वैसी नौकरियों को पाने में सफल नहीं हो पाती है।
यदि निजी क्षेत्र की नौकरियों की बात करें तो उन्हें प्राप्त करने हेतु भी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ होना अपेक्षित होता है, ताकि वे ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान कर सके। अतः उनके लिए ऐसी नौकरियों को प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वैसी लड़कियां अंग्रेजी भाषा में पकड़ मजबूत करने हेतु निजी कोचिंग संस्थानों का सहारा लेती हैं। इन संस्थानों में अल्पावधि कुछ महीने वाले कोर्सेज चलाए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा की बुनियादी शिक्षा कमजोर होने के कारण यहाँ भी छात्राओं के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए यदि हम महिलाओं को वाकई सशक्त बनाना चाहते हैं तो बिहार के सभी विद्यालय और महाविद्यालयों में नियमित एवं अनिवार्य रूप से दक्ष शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी भाषा की निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा सकती है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह सकारात्मक कदम अवश्य ही मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू सर। बताइए सर ऑलरेडी हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुलिस कार्यक्रम चला रहे हैं सर, ये ब्रिटिश काउंसिल की मदद से चल रहा है। तो जिसके अंतर्गत हमने 230 टीचर एजुकेटर्स को ट्रेन किया है सर, जिन्होंने फर्दर हमारे 2000 स्कूल टीचर्स को इंग्लिश भाषा में ट्रेन किया है सर। इस साल हमारा लक्ष्य है कि 1500 और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को ट्रेन कर देगा। तो ये टीचर आगे बच्चों को इंग्लिश भाषा में पढ़ाते हैं सर, इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हमारा फोकस है कि हमारे जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक बच्चे जाते हैं उनको इंग्लिश भाषा का अच्छा ज्ञान हो, उसके लिए टीचर्स को हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। डीएम साहब, आपका पटना में कुछ चल रहा है कौशल विकास के कौशल युवा कार्यक्रम वाला, इनको बताइए। पटना में जरा देख लें, जब इस तरह का सुझाव देते उनको देखना भी चाहिए। हम अटेंड ले रहे हैं तो जाएंगे देखेंगे तो इनको भी कुशल युवा कार्यक्रम समझ में आएंगे। कुशल युवा कार्यक्रम में कहाँ है प्रॉपर पटना में, लोगों को बता जरूर दीजिएगा ताकि कम से कम जाकर देख बोले जहाँ फंक्शनल है काम। ठीक है, आपको बताएंगे। सुश्री रेखा जायसवाल, मुजफ्फरपुर, शिक्षा विभाग। चंपारण की बेटी हूँ और इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेके आई हूँ कि अभी जो आप गांधी शताब्दी समारोह जो मना रहे हैं उसमें गांधी कथा को संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया जाए, ताकि ये बोझिल न हो और हमारे सारे लोग जो नहीं जानते हैं, बहुत कम ज्ञान है गांधी जी के विषय में, वो रुचि लेके इसे सुन सके और समझ सके। बनाई जी मैं सर छोटी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मैं चंपारण आंदोलन जो है, गांधी जी जो आए थे वो एक तरह से समझिए सर तो मेरे घर से ही शुरू हुआ था, क्योंकि मैं रामदयाल प्रसाद साहब की परपोत्री हूँ। और आपने सर पढ़ा होगा, अभी हाल में ही निकला था, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं बाहर रखी हुई हूँ। गांधी जी मेरे यहाँ ठहरे थे, रामदयाल प्रसाद साहब की मैं परपोत्री हूँ। और मैं शुरू से कहानी जानती हूँ सारा, क्योंकि मैं अपने दादा से वो सर 73 में एक्सपायर किए और वो हम लोगों को गांधी जी की कथा अक्सर सुनाया करते थे। तो सर किस तरह से 7 आदमी का ये एक समूह लखनऊ अधिवेशन में गया, गांधी जी से मिला लोग, और किस तरह से गांधी जी 7 आदमी का समूह चंपारण से लखनऊ अधिवेशन में गया। और अगले दिन राजकुमार शुक्ला जी और मेरे दादा रामदयाल प्रसाद साहब जी जब गांधी जी से मिलने गए, तो गांधी जी उस समय दातुन कर रहे थे, वो निवृत्त हो गए। तो उसके बाद में दादा ने सारी कहानी चंपारण नीलों के अत्याचार के विषय में, किस तरह से मतलब ये लोग किस तरह से बहु बेटियों की इज्जत को लूट लेते हैं, घर जला देते हैं, वगैरह वगैरह सारी कहानी गांधी जी को सुनाए। तो गांधी जी ने कहा था कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों पर का जो दुख है वो इससे भी ज़्यादा है, मैं इसे खुद देखना चाहूँगा। तो
इन लोगों ने कहा कि ठीक है आप चलिए, तो वो बोले नहीं अभी नहीं। जब मैं 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जब मैं आऊँगा वहाँ से मैं आपके यहाँ चलूँगा। और 1917 में रामदयाल प्रसाद साहब की मिसेज का स्वर्गवास हो गया, इसलिए दादा नहीं जा सके, लेकिन राजकुमार शुक्ला जी को उन्होंने भेजा था। और राजकुमार शुक्ला जी पटना, मुजफ्फरपुर होते हुए जब चंपारण पहुँचे तो सर वो मेरे यहाँ ही ठहरे थे। और मैं एक भोजपुरी लोकगीत कलाकार हूँ, इसलिए मैंने इस पर पूरा काम किया है, मैं इसे बनाई भी हूँ। और उसमें सर गांधी जी की पूरी कथा जो है चंपारण में जो आए हैं वो पूरी कथा जी 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 आपने कुछ बनाया है? जी सर, जी सर, मैं बनाई हूँ। नहीं लिखी हूँ। गाने का हुआ है कि नहीं? गाने का तो अभी इसी 26 जनवरी को हम लोगों ने एक मंचन किया था मुजफ्फरपुर में, जिसमें सिद्दीकी साहब थे और उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसको मतलब आगे भी आप लोग इसको जारी रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको टाइम दीजिए, पूरे टीम के साथ किए गाएं, उसका CD भी बनवा दीजिए। और अभी हम लोगों का जो प्रोग्राम है वाहन वे निकलेगा उसमें भी जाएगा। और दूसरी बात है अगर संक्षिप्त है तो हम लोगों का भी प्रोग्राम होने वाला है 2 पटना में, तो वहाँ पर भी इस गायन की प्रस्तुति हो सकती है समय निकाल कर। तो देख लीजिएगा, ठीक है, जो उन्होंने तैयार किया जी नहीं मैं मुझे जी आज ही प्रोग्राम में जाट पर हाँ मैं करवा दूँ, अभी मैं बाराती है। अगर रुकना चाहेंगे सर तो वो सर्किट हाउस में या अभी बैठी करा मैं तो करवा दूँ, हमारे आदमी है सर। और कोई आपके साथ है? जी मेरे हस्बैंड हैं। आपके हस्बैंड? ठीक है, जब पूरा करेंगे डिटेल तो आने वाला है जी तो उसको देखेंगे। आज ही हम दिखवा दें। वो आज आपका वो समीक्षा करते हैं जी वो आगे आपका हो जाए वगैरह करके कुछ बन जाएगा। उसको सुनने के बाद ठीक है, उसका कुछ पोषण ठीक है का प्रस्तुतिकरण हो सकता है कार्यक्रमों में। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस सर। हमारे पूरे सजेशन हमारे बेसिक एजुकेशन से हैं जो थोड़े से गैप के साथ यहाँ पर चल रहे हैं। गैप कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, हम नॉटरडेम एकेडमी पटना से हैं, थोड़ी गैप आ जाती है। मेरा बेसिक पूरे रूट गांव से है, घर भी गांव से है, ससुराल भी गांव से है, लेकिन जहाँ थोड़े से मिसिंग हैं वो और जो रिसोर्सेस हमारे यहाँ चल रहे हैं उसी को थोड़ा यूज़ करके और अच्छे से यदि सर मेरे सजेशन को सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे पहले हमने बोला कि हमारे जितने भी छोटे शहर हैं या गांव हैं जहाँ हेल्थ एंड हाइजीन पर थोड़े ध्यान दे दें, वो भी स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए, और उन्हीं को इन्वॉल्व करें दूसरे को एजुकेट करने के लिए, उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो यदि घर में जा करके अच्छे से समझ करके सर्कुलेट करेंगे तो सराउंडिंग अपने आप अच्छा होने की कोशिश करेगा। और उनके लिए थोड़े सजेशन भी दिए हुए हैं, जैसे वहाँ पर सारे स्कूल्स में वीडियो क्लिपिंग के साथ साथ उनको समझा करके फिर हमारे जितने भी मिसबिहेवियर टाइप की चीज़ें हैं या फिर ठीक से कंडक्ट अपने आप को नहीं करते हैं, वो सब चीज़ दिखाते हुए उसको कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं, यदि बच्चों को सिखा दिया जाए तो वो घर में जा कर के सभी को सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड गर्ल्स का इफेक्ट घर में थोड़ा ज़्यादा होता है, उनकी बातें सुनी जाती है और सीखने के बाद यदि वो IEC मटीरियल पैम्पलेट वगैरह के फॉर्म में यदि डिस्ट्रीब्यूट करा दी जाए तो उनसे घर घर में, क्योंकि गांव का माहौल जो हमने देखा है थोड़े से सीधे साधे रहते हैं, उनको पिक्चर्स के फॉर्म में यदि उनको समझाने की कोशिश की जाए तो बड़े अच्छे से समझते हैं।
तीसरा, जितनी चीज़ें वो समझे हुए रहेंगे बच्चे हमारे, उनका आपस में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन गांव के लेवल पे या छोटे कस्बे के लेवल पे करवा दी जाए तो उनमें अवेयरनेस बढ़ जाएंगे। और उन्हीं लड़कियों के बीच में यदि यूथ ग्रुप बना दिया जाए, सर यहाँ हमारे स्टेट में बहुत ही अच्छी से लड़कियाँ साइकिल, हमने देखा है साइकिल वो लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उसको लेकर के वो यदि और डिस्टेंस कवर करते हैं, जो कि हम लोग शहरों में नहीं कर पाते, डिस्टेंस कवर करते हैं, वो लोग साइकिल के थ्रू, साइकिल के साथ यदि प्रभात फेरी निकाल लें एंड ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन करें, जो कि हमारे स्टेट में काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है, उससे अपने आप एक इम्पैक्ट आ सकते हैं। ये बेसिकली पहला हेल्थ एंड हाइजीन है, एंड दूसरा अंडर RT एक्ट के तहत यदि हेल्थ एंड हाइजीन को सिलेबस में डाल दिया जाए एज ए कंपल्सरी, जिससे क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं हमारे हेल्थ से अफेक्टेड रहते हैं एंड हाइजीन से रिलेटेड रहते हैं। तीसरी चीज़ है जो कि काफ़ी बड़े स्कूल्स में तो हो रहे हैं, लेकिन और सब जगह मालूम नहीं, उस पर ध्यान दी जा रही है ये नहीं, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए गुड टच एंड बैड टच अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। गुड टच एंड बैड टच से रिलेटेड चीज़ को कहीं ना कहीं छोटे कुछ वर्कशॉप करा के, सेमिनार करा करके हमारे छोटे बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को अवेयर करानी चाहिए। चौथा, जिसकी वजह से जो आज के डेट में पॉपुलर भी है, वॉश मीन्स लाइक वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन पर यदि थोड़ी सी ध्यान दी जाए हमारे छोटे कस्बों में अच्छे से, जिसकी वजह से हमारी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है। सब लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन नहीं है, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम है, टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट नहीं होने से एंड 5-6 आवर्स टॉयलेट है भी तो वो क्लीन नहीं है, और उसके लिए पॉसिबल है ग्रुप बना के यदि गर्ल्स को अवेयर कर दिया जाए तो टॉयलेट यदि बने रहेंगे तो वही लोग खुद ब खुद उसकी क्लीनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं टीचर्स के गाइडेंस में, और ये काम किया जा सकता है। ये सक्सेसफुली हम लोग अपने स्कूल में भी कर लेते हैं, बच्चे ही केयर करते हैं सारे टॉयलेट वगैरह की कितनी क्लीन हो सकती है या नहीं हो सकती है। और यदि सैनिटेशन पूरे अच्छे से नहीं हो सकते हैं, पानी नहीं भी आ सकते हैं, तो कम से कम हर टॉयलेट के साथ एक चापाकल तो हो ही सकता है। ये चीज़ किया जा सकता है सर। थैंक यू सर। इसका सुझाव अच्छे हैं सर, लेकिन हमारे सभी हाई स्कूल में और इंटर में गर्ल्स के लिए अलग से टॉयलेट हमने बना दिए हैं और पानी की व्यवस्था नहीं की है। ये काम हमने पिछले साल किया है, आपकी जानकारी के। बाकी उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए हेल्थ हाइजीन के प्रति उनके जो करिकुलम में भी इसको हमने शामिल किया है। बाकी जो भी आपके सुझाव है उसमें ये वाली गुड टच एंड बैड टच सर, और गांव के लेवल पर तो हम लोगों ने स्वच्छता ये चलाया हुआ है, स्कूल में स्वच्छता कमेटी बनाया हुआ है सर, और बच्चों को बताया जाता है कि हैंड वॉशिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ये हर स्कूल में हर बच्चों को बताया जाता है सर। जहाँ हो रहा है ना, इनका सुझाव एक आध जगह इन लोगों का विजिट करवा दीजिए, खुद भी देखेंगी तो टॉयलेट तो हर जगह बना दिया। इनका आइडिया है तो उसका और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है बता पाएंगे। पक्का करें, अच्छा सुझाव इस काम को ये गुड टच एंड बैड टच, ये अच्छा सुझाव ये सर इसलिए हम काम You are suggesting at नहीं, प्राइमरी लेवल इट शुड स्टार्ट फ्रॉम मिशनरी। अच्छा सुझाव अच्छे हैं सर। वो मेरा प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम आधी आबादी विशेष महिलाओं को समर्पित किया गया है, जिसमें विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ठोस सुझाव मांगने हेतु मुझे मौका दिया गया है। इसके लिए मैं सरकार की आभारी हूँ। महिला सशक्तिकरण की नींव मजबूत बनाने की दूरगामी सोच के तहत बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए साइकिल योजना, पोशाक योजना इत्यादि के सफल क्रियान्वयन के कारण पूरे बिहार में सभी जगहों पर बालिकाएं साइकिल से अपने स्कूल जाती हुई दिखाई पड़ती हैं, जो लड़कियों के प्रति बदली हुई सामाजिक सोच को दर्शाता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करना सरकार, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। सख्ती से लागू की गई इस चमत्कारिक योजना के तहत पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के साथ साथ महिलाओं में नई जागृति एवं सुरक्षा की भावना में वृद्धि हुई है। मेरा सुझाव मुख्यतः 2 पहलुओं पर है। पहला, उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुकी लड़कियों के लिए भी
बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा स्वावलंबी बनने हेतु नए उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित करना। और दूसरा, बालिकाओं को सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए पूर्ण शराबबंदी के तहत पूर्ण दहेजबंदी के लिए भी कड़े से कड़े कानून बनाकर लागू करना। एक महिला कंप्यूटर इंजीनियर होने के नाते अपने पठन पाठन के दौरान मैंने देखा है कि 90 से 95% लड़कियाँ कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ही प्रेफर करती हैं। और ब्रांचेज जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल प्रेफर नहीं करती, परंतु कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री वाली लड़कियां जो किन्हीं कारणवश बिहार से बाहर नहीं जा पाती और यहीं रहकर कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर नगण्य है। इस कारण सरकार द्वारा घोषित लड़कियों के 35% आरक्षण का लाभ तकनीकी शिक्षा प्राप्त लड़कियां नहीं उठा पाती। अतः आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी के 7वें निश्चय अवसर बड़े आगे बढ़े के तहत पूर्व में खोले गए या खोले जाने वाले तकनीकी संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक तथा ITI संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए वैकेंसी निकाली जाए एवं शिक्षकों की नियुक्ति में लड़कियों को उनकी योग्यता अनुसार प्रेषण किया जाए। सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों को योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के हेतु आमंत्रित किया जाए तथा उद्योग खोलने के लिए मार्गदर्शन देकर तथा आर्थिक सहायता मुहैया कराकर प्रोत्साहित किया जाए। मेरा दूसरा सुझाव है सर, सरकारी नीतियों एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से लड़कियां शिक्षित तो जरूर हुई हैं, परंतु दहेज लोभियों द्वारा शिक्षा का कोई महत्व नहीं देते हुए अभी भी मनमानी ढंग से दहेज की मांग की जा रही है। दहेज प्रथा एक अभिशाप है जो बिहार में सबसे अधिक लागू है। मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक इस जहरीली प्रथा से प्रभावित हैं। आर्थिक रूप से सक्षम बनाने यानी उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से लड़कियां स्वावलंबी बनेंगी, पुरुषों पर निर्भरता में कमी आएगी। उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां जिन्हें रोजगार का अवसर नहीं मिला है, उनके माता पिता को उनकी शादी के लिए इतनी जलालत होती है कि हमें अपने लड़की होने पर ग्लानि महसूस होती है। समाज के लड़कियों और लड़कों में शिक्षा के द्वारा समानता की भावना पैदा करना ही वास्तविकता में महिला सशक्तिकरण की पहचान है। यदि दहेज प्रथा जैसी जहरीली प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने हेतु सरकारी तथा सामाजिक तौर पर प्रयास किए जाए, सभी लड़कियों को बोझ समझने की मानसिकता में कमी आएगी। हमें भी अपने लड़की होने पर गर्व महसूस होगा और अपनी गाढ़ी कमाई हमारी शिक्षा पर खर्च कर हमारे अभिभावकों को भी हमारी शादी के लिए उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दहेज की राशि जुटाने में व्यवस्था में उन्हें नारकीय कष्ट नहीं होगा। अतः मुख्यमंत्री जी एवं सरकार से सादर अनुरोध है कि पूर्ण शराबबंदी की तरह पूर्ण दहेजबंदी के लिए भी कड़े कानून बनाए जाएं तथा उन्हें सख्ती से लागू कराया जाए। लड़कियों के माता पिता दहेज से लेकर शादी में की जाने वाली लड़कियों के माता पिता से दहेज में लेकर शादी में की जाने वाली फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाए। शादी में खर्च की सीमा तय की जाए। जैसे शराबबंदी के कड़े कानून के कारण शराब से लोग डर रहे हैं, उसी प्रकार दहेज लोभी दहेज मांगने से पहले 10 बार सोचे। ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, यानी शराबबंदी के तर्ज पर दहेजबंदी जैसे बड़े कानून की आवश्यकता है। इस दिशा में मुख्यमंत्री जी विचार करें। धन्यवाद। आप बताइए टेक्निकल रिजर्वेशन है बता रहे हैं जानकारी कंप्यूटर को भयानक जॉब को हम ही लोग इतना लिए हैं बिहार विकास मिशन में। तुम देखोगे हर स्कूल हर जिले में खोले हैं हम लोग, वहीं पर हम लोग कितना लिए हैं 902 अभी वहाँ तक 1577 स्वीकृत पद हैं सर। 902 या 905 है सर जो ऊपर वाला नहीं। इंजीनियर्स के लिए ही मेनली मेरा उच्च शिक्षा उसमें से फिर कंप्यूटर में सर IT मैनेजर है सर जो 38 लोग हैं। IT मैनेजर के निकलते हैं, लेकिन हर जिले के लिए बस एक ही पोस्ट निकलता है। तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स उसमें गए हैं सर। इसके बाद से जो अभी हम कॉलेज और पॉलिटेक्निक जी सर, और इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में मैंने पढ़ाया है 4 साल एज ए गेस्ट लेक्चरर, लेकिन उसकी प्राथमिकता कहीं नहीं दी जाती। सर कंप्यूटर ब्रांच में थी मैं पाटलिपुत्रा पॉलिटेक्निक में एज ए गेस्ट लेक्चरर 4 साल मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी सर उसकी प्राथमिकता कहीं नहीं दी जाती। परमानेंट जी सर, परमानेंट में उसको वेटेज नहीं सर, वो वेटेज गेस्ट लेक्चर और हम तो सर जो रिक्रूटमेंट का अरे तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर जिनको रखते हैं उनको आप वेटेज दे रहे हो, उसी गेस्ट लेक्चर भी दीजिए। गेस्ट लेक्चर उसको ले सर मैंने 4 साल
गेस्ट लेक्चर मिलता है होता तो मिलता ही नहीं है। बहाली कहाँ हुआ तुम्हारे पर? हो जाना चाहिए। बहाली के लिए जो रूल्स अब हम चेंज किए सर, इसमें रिटन एग्जाम का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही बड़े पैमाने पर सभी डिसिप्लिन में भाग लें, और 35% आरक्षण तो सभी डिसिप्लिन में, और कंप्यूटर IT में तो खैर कैंडिडेट्स की ज़्यादा मिलेगी। में सिंपल बात है कि हम लोग जिस तरह से संविदा पर लोगों को वेटेज दे रहे हैं परमानेंट बहाली में, रिक्रूटमेंट में, उसी तरह से इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक इन जगहों पर जो भी गेस्ट लेक्चर है IT है, तो उनको नहीं दे सकते हम लोग वेटेज। सर गेस्ट लेक्चरर्स में क्या है कि उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो कोई सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू नहीं है, इसी तरह से होता है। गेस्ट के ऊपर पढ़ा रहे हैं सर, उनका मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया सर, 1000 रुपया बढ़ाया दिया। भाई ऐसे ही कोई सड़क पर से उठा के तो पढ़ाते नहीं होंगे। गेस्ट लेक्चरर को सिलेक्ट करने का भी कुछ तो प्रोसेस होगा। गेस्ट लेक्चरर ऐसे ही कोई अपने को ऑफर किया उसको ले लेते होंगे, ऐसा तो नहीं है। उनके क्वालिफिकेशन को देखी कर गेस्ट लेक्चर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंटरव्यू कहीं नहीं लेते, तो मेरे हिसाब से इस पर हम लोग विचार करेंगे आपका साथ। ठीक है। गेस्ट लेक्चरर को भी उतना ही हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे। मेरे बेटे जल्दी लोगों पर रहा गेस्ट लेक्चरर, तो गेस्ट को होस्ट में परिणत कीजिए। ठीक है, आपका जस्टिफाइड है। सर कैंपस प्लेसमेंट भी यहाँ बहुत ही कम है, IIT और NIT को छोड़कर बाकी कॉलेजों में सर कैंपस प्लेसमेंट पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, और इस वजह से सर प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण बहुत दिक्कतें आती हैं। कई जगहों पर हो रहा है सर। अभी आज धीरे-धीरे ऐसा तो बनाए हैं, निश्चित तौर पर क्वालिटी एजुकेशन दिखने लगेगा आने वाले जो वर्ष। पहले तो आप गेस्ट से होस्ट होइए, इसका उपाय हम लोग करें। सर BPSC का मैंने एग्जाम दिया है लेक्चरर वाला, अभी रिजल्ट अवेटेड है सर। 1 साल लेकिन तो होने जा रहा है, अभी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद।